साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है घटना से पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की सीरीज है, इसके तहत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की जो पूर्वावलोकन है उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जो है इसका टॉपिक नंबर 14 और 15 आप देखें। आपका 14 है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व और 15 है मूल कर्तव्य। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक विभिन्न सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जा करके आप जो है उस पीडीएफ को घटना चक्र के मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए राज्य के नीति के निर्देशक तत्व से प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नों पे आने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के तहत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्नों पर आ जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। जिसका संविधान निर्माता जो है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना यह भी उद्देश्य है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो सी वाला सही नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये आपका शामिल रहा है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो देखिए, आप सी ऑप्शन पढ़िए। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है। मतलब कि आप मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और उसको लागू कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। देखिए, व्याख्या पढ़िए यहाँ पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। निर्देशक तत्व क्या है, ये अवाद योग्य है। वाद योग्य आपका जो मूल अधिकार है वो है। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व जो है वो अवाद योग्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व दो चीजें, दोनों में से बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, विधायिका के कृत्यों पर जो है निर्बंधन करते हैं। विधायिका के कृत्यों पर जो है ये निर्बंधन करते हैं नहीं। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो हैं ये विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं, ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, दोनों पर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दो के दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। MC शीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन है। अगला है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तीन चीजें हैं। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, नहीं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये कथन सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल सही। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4
में अनुच्छेद 36 से 51 राज्य नीति के निजी तत्वों से संबंधित है। संविधान 37 के अनुसार इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि भाग 4 के उपबंध न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तथा इस भाग में दिए गए सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं तथा ये सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशित तत्वों को लागू करने का प्रयास किया, जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, मनरेगा, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशित तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 में कि ये अपरिवर्तनीय है। ठीक है, मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व जो है वो देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं, बताना सही कौन सा। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये 2 के दोनों कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। इन्हें तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है। 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कहाँ पर है? राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में है। राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रावधान शामिल है या समावेश है। ठीक है, देखिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य है और नीति निर्देशक तत्वों में भी कल्याणकारी राज्य है। ठीक, यहाँ पर जो संघ लोक सेवा आयोग ने उसने अपनी उत्तर कुंजी में इसका जो उत्तर है वो नीति निर्देशक तत्व को ही माना है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर जो है, ये प्रश्न जो है आपका आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किस में? तो ये देखिए, आपका संविधान की प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इन्हें जो है समाजवादी, उत्तर बौद्धिकतावादी, गांधीवादी विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उत्तर बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति जो है वो सकारात्मक है तथा गैर वाद योग्य है, अपरिवर्तनीय है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व को निम्न से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। अगला है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्या है?
ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग मतलब भाग 4 में अंतर्विषय उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व जो हैं वो देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो वो आपका क्या है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है ये देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का केंद्रीकरण जो है वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करता है, इसका उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप में से साधन हो। ये कहा गया अनुच्छेद 39 ख में। तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, अनुच्छेद 39 ग में। इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निजी तत्वों का उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निजी सिद्धांतों के अंग के रूप में इसे सुनिश्चित किया गया है, मूल अधिकार के तहत नहीं स्वीकृत किया गया भी। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निजी सिद्धांतों का एक अंग है, अनुच्छेद 39 घ। यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। उल्लेखनीय कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसमें क्या निहित है? इसमें देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये मूल अधिकार में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये मूल अधिकार में है, ये आपका मूल अधिकार में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये भी मूल अधिकार है। परंतु पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, कानून के समक्ष बराबरी का है, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार पर समान कार्य के लिए समान वेतन ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है। अनुच्छेद 39 घ। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत की गई है। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। अगला है, निम्न से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? एक निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 40 के तहत। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो यहाँ पे देखिए, सुमेलित देख लीजिए। देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 है। फिर से देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन क्या है? अनुच्छेद 40 में, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। 2 सूचियाँ फिर से सुमेलित करिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार या पाने का अधिकार, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 48 के तहत नहीं है बल्कि अनुच्छेद 50 के तहत है। ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निश्चित तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है,
अनुच्छेद 39 ए में, तो पहला गलत है, अनुच्छेद 42 में नहीं है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में है, तो यहाँ पे डी वाला सही है। अगला प्रश्न है आपका कि दो सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलन देख लेते हैं। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 में है, ठीक है, 39 में है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो 39 में है। पर्यावरण की सुरक्षा 48 में है। काम करने का अधिकार 41 में है। स्मारकों का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 49 में है। स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई, फिर से इन्हें सुमेलित करना है, नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि जो है अभिवृद्धि ये अनुच्छेद 46 में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43 में नहीं है, ये 43 में है, 43 में नहीं बल्कि 43 में है, तो सी वाला सही नहीं। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में है। देखिए अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध है। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43 में है। आगे चलते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, देखिए कथन है कि मनरेगा हर परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, सही है। कारण रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है, नहीं भाग 4 में है, राज्य के नीति तत्व के तहत है, तो यहाँ पर कथन सही है परंतु कारण गलत है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार जो है में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया, तो अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के निर्दिष्ट तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित के राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई, 43 ए के माध्यम से, 43 ए के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 ए या 43 का अंतः स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है आपका किस में, ये किया गया है 43 ए में, ठीक है, 43 ए, 43 ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो अनुच्छेद 44 करता है, ठीक है। भारत में न्यायपालिका व न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला है राज्य के नीति सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन संबंधित है, तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। देखिए 41 जो है वो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा के संबंध में है।
अगला है यहाँ पर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 51 के तहत, आर्टिकल 51 के तहत इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता आर्बिट्रेशन द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत करता है। सी ऑप्शन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, क्योंकि यही जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो इसमें शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा जोड़ी गई है, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ी गई है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ी गई है, समान आचार संहिता आर्टिकल 44 के तहत पहले से था। ठीक है, यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। देखिए, समान आचार संहिता को जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया, मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है। निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्पवय व्यक्तियों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 में जोड़ा गया। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 में जोड़ा गया। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था आपका उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता 39A के तहत। ठीक है, सॉरी 39A के नहीं, 43A के तहत। ठीक है, अगला है, संविधान निम्न से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध? तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। तो 1, 2, 3, जबकि दलित शब्द जो है वो संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये अब आपका मूल अधिकार में चला गया, डी वाला मूल अधिकार में, जबकि अन्य जो है वो आपका नीति निर्देशक तत्वों के तहत शामिल किए गए हैं। देखिए, संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत है, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत है, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत है। ठीक है, और ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना आर्टिकल 47 में है, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना 48 में है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन 48 में है, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, जो 48 आपका 23 में ये मूल अधिकार में है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध आर्टिकल 47 के तहत ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, तो केवल दूसरा शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको कितने प्रावधान दिए गए हैं? 4 प्रावधान दिए गए। बताना उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो यहाँ पर चलिए, पहला, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये गांधीवादी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी गांधीवादी सिद्धांत के तहत है। 2 और 3। ठीक है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये गांधीवादी में नहीं आएगा। तो दूसरा और तीसरा जो है ये गांधीवादी सिद्धांतों के तहत है, बी ऑप्शन। देखिए, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया।
जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास अनुच्छेद 43 में है, 43 में, ठीक है। जबकि कर्मकारों की सहभागिता जो है संविधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 43A में जोड़ा गया। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रसिद्ध अनुच्छेद 47। गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास अनुच्छेद 48, ठीक है। ये सभी गांधीवादी सिद्धांत के तहत आते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशित तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है? उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना नहीं। पर्यावरण का संरक्षण जो है 48 का में यहाँ पे भी है और आपके मौलिक कर्तव्यों में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशित तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का तथा मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का के 6 में शामिल है। अन्य विकल्पों में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने तथा समान नागरिक संहिता केवल नीति निर्देशित तत्वों के तहत है। अनुच्छेद क्रमशः कर्मकारों का भाग लेना 43 का में है और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। जबकि अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं केवल मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का टा में शामिल है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में है और मूल कर्तव्यों दोनों में शामिल है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A या 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51AG या 51 का 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला है, निम्न से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, 48 का में शामिल है, ठीक है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। तो इसमें देखिए, प्रौढ़ शिक्षा जो है इसके बारे में मौन है, ए ऑप्शन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का में है तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा ये अनुच्छेद 45 पहले था। अब 46वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये मूल अधिकार में चला गया है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायत संगठन आर्टिकल 40 में पहले से है, गोवध निषेध 48 में, समान नागरिक संहिता 44 में, मुफ्त कानूनी सलाह 39A के तहत ये आपका बाद में जोड़ा गया, ठीक है। देखिए, मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया। अगला है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में नालसा कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। सही है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य नीति के निश्चित तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 का के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। अगला है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती हैं? 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, सही है, ठीक है। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडरों को, ये भी सही है।
3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नहीं, सभी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं, केवल पहला और दूसरा इसमें शामिल है। पहला और दूसरा देखिए, संविधान में राज्य नीति के निहित तत्वों के अनुच्छेद 39(1) के अनुसार में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने हेतु जो पात्र व्यक्ति हैं वो कौन कौन से? महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा, जाति हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गए व्यक्ति, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति। उपयुक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख तथा कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपये या 3 लाख तक निर्धारित है। ठीक है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले समान व्यक्ति तथा 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। अगला है, इनमें से कौन राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, काम का अधिकार है, परंतु सूचना का अधिकार इसमें नहीं। सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार में आ जाएगा। देखिए, संविधान में राज्य के नीति तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो ही 39 में है, ठीक है, 1 में नहीं है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये 39 में है। जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। सूचना का अधिकार नीति सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक विधिक अधिकार था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 39(1)(a) में वर्णित वाक्य एवं अव्यक्त सुनता के मूल अधिकार में निहित माना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नीति तत्व है? समान नागरिक संहिता, ये नीति तत्व है आर्टिकल 44 के तहत। प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार में चला जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समानता, ये सब मूल अधिकार में आ जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध है, फैक्ट्रियों में खानों में बाल श्रम निषेध, ये आपका मूल अधिकार में आ जाएगा। बेगार एवं बलात्श्रम निषेध मूल अधिकार में, अस्पृश्यता निषेध मूल अधिकार में आ जाएगा, केवल पहला वाला। ठीक है। देखिए, फैक्ट्रियों में खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में है, बेगार तथा बलात्श्रम निषेध अनुच्छेद 23 में है तथा अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 में है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निषेध तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य समान वेतन मिले, ये है। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये भी है। अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल 17 के तहत 17 के तहत ये मूल अधिकार है, ये नीति निषेध तत्वों में नहीं आएगा। सी वाला काम ये हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाओं में ये अनुच्छेद का में ये है। ठीक है। डी वाला, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ये कहा था के.टी. शाह ने। किसने कहा था? के.टी. शाह ने। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए। बताना, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा या से पूरे होते हैं? तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निषेध तत्व। तो देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में जो है राज्य के नीति तत्व, ये इसके उपबंध जो है ये पूरे होते हैं। तीसरा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निषेध तत्वों अर्थात राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न से कौन सा या से सूचीबद्ध है? यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन है 39 में। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये नहीं है। पहला और दूसरा केवल है इसमें। ठीक है, पहला दूसरा
यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। ठीक है, हालांकि ये भाग 4 मतलब जिसमें राज्य के नीति निश्चित तत्व हैं उसमें शामिल नहीं है। अब हम लोग जो है मूल कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों पे आने से पहले कुछ बिंदु याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ये मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। बाद में इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर जोड़ा गया भाग 4 का के तहत। भाग 4 का के तहत जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। और 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। अब चलते हैं प्रश्नों पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। नहीं, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों, नहीं, ये दोनों के दोनों ही सही नहीं है। डी ऑप्शन। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशित सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर। अगला है, निम्न से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने, स्वर्ण सिंह कमेटी। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसे रखा गया है 3रे स्थान पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत 3रे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। ठीक है। अगला है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 में। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की? 1976 में। ए ऑप्शन। अगला है आपका, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4 का में या 4A में। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 का में है। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो देखिए, इस समिति में कौन कौन सदस्य रहे हैं? इसमें रहे हैं आपके A.R. अंतुले, S.S. रे और आपके C.M. स्टीफन। तो A.B.D. सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का और उसके तहत अनुच्छेद 51 का संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा संबंधित था, इसको जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे। कितने? 12। अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। अगला है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? भाग 4 का में दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 का में। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया
मौलिक कर्तव्य का। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये भी सही है। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन, इसके आदर्शों का सम्मान, ये मौलिक कर्तव्य में आते हैं। देखिए, आपका मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ करके 11 कर्तव्य हो गए। ठीक है। अब ये जो 11 कर्तव्य हैं है क्या? पहला है 51 का के तहत जो पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सही है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। दसवां है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां है, माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों को लेकर? कुल 11 हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का को बंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? पालन एवं आदर संविधान से। संविधान का पालन करना और उसका आदर करना। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य के प्रथम खंड का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आपका आर्टिकल 51 में है। ये एक सेकेंड, जो पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है, 51 में नहीं, 50 में। ठीक है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना या करना, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। जो पहला वाला है वो नीति निषेध तत्व के तहत है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक अधिकार में है। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी मौलिक अधिकार में है। ठीक है। आगे चलते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये सम्मिलित है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोए रखें, उनका पालन करें, ये सम्मिलित है। अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास करें, ये इसके तहत नहीं आता है। ये अनुच्छेद 17 के तहत मौलिक अधिकार में आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये मौलिक कर्तव्यों में आता है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परीक्षण करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये आर्टिकल 40 में है, ये नीति निषेध तत्व में है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, ये मौलिक कर्तव्य में है। यहाँ पे सी वाला जो है ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। अगला है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया? देश की रक्षा करना, बिल्कुल। आयकर अदा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो 4 चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, 4 चीज़ें दी गई। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये है।
सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना ये है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना ये भी है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा है, दूसरा नहीं है। ठीक है। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी का जो संरक्षण करना ये मूल कर्तव्यों के तहत है। ठीक है, मूल कर्तव्यों में आता है। संविधान के अनुच्छेद 51 का के 6 के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही है, ना कि उसके संरक्षण की बात की है। ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। किसमें? ये आपका अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में। जबकि 48 का में क्या है? 48 का में कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यहाँ पे देखिए, कथन में कर्तव्य लिखा तो कर्तव्य वाला मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? 4 कथन है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं, ये अलग है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सही है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत है। गलत वाला पूछा है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना है। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये शामिल है। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना खंड जी में है। राष्ट्रगान का आदर करना खंड ए में है तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड आई में शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशों में सम्मिलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये नीति निर्देशित तत्वों के तहत आता है। ठीक। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये भी मौलिक कर्तव्य के तहत आता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मतलब मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये शामिल है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, पहला वाला। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना ये है। ठीक है। अगला है यहाँ पे कौन सा जो है एक सुमिलित नहीं है? संविधान का भाग और विषय। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है, 5 में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। ठीक। अगला है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह जो है आपका किसमें है? मूल कर्तव्य में है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, अब वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। ठीक। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 गा में है। अनुच्छेद 51 गा में है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना अनुच्छेद 51 का प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 का छा में है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना अनुच्छेद 51 का जा में है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इससे आगे की जो राष्ट्रपति वाला सेक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद।